क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र का विशाल पहिया असल में घूमता कैसे है? आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम सरकार की उस असली मशीनरी को डिकोड करने वाले हैं जो पर्दे के पीछे से इस पूरे देश को चलाती है। इस एक्सप्लेनर का रोडमैप बिल्कुल सीधा है। हम सत्ता की संरचना से शुरू करेंगे, इसके नियम और जिम्मेदारियां देखेंगे, लोकतंत्र में इसकी भूमिका समझेंगे और आखिर में मंत्रिपरिषद और कैबिनेट के बीच का वो बुनियादी फर्क समझेंगे जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। हमारा संविधान देखने में भले ही एक जटिल भूल भुलैया लगे, लेकिन एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। इस विशाल सरकारी मशीनरी की असली स्टीयरिंग व्हील असल में है किसके हाथ में? सत्ता की असली चाबी कौन रखता है? भाग 1, सत्ता की रूपरेखा। चलिए सबसे पहले इस पूरे ढांचे को विजुअलाइज करते हैं। इस पूरे सिस्टम को एक कॉर्पोरेट पिरामिड की तरह समझ सकते हैं। सबसे ऊपर हैं प्रधानमंत्री, उनके ठीक नीचे शक्तिशाली कैबिनेट मंत्री आते हैं जिनके पास गृह, रक्षा या वित्त जैसे सबसे भारी मंत्रालयों की जिम्मेदारी होती है। फिर नंबर आता है राज्य मंत्रियों का और आखिर में सपोर्ट के लिए उप मंत्री होते हैं। अब यहाँ एक बेहद दिलचस्प नियम लागू होता है। 2003 में हुए 91वें संविधान संशोधन ने एक सख्त लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा हो ही नहीं सकती। यानी सरकार को जंबो साइज होने से रोकने और जनता का पैसा बचाने का ये एक परफेक्ट तरीका है। भाग 2, नियम पुस्तिका। संरचना के बाद सीधे उन संवैधानिक नियमों पर आते हैं जो इस इंजन को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 74 एक बहुत बड़ा शक्ति समीकरण सामने रखता है। भले ही राष्ट्रपति देश के मुखिया हैं, लेकिन उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही होती है। और कमाल की बात यह है कि इस सलाह को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये पूरी तरह से बाध्यकारी है, 100%। अनुच्छेद 75 नियुक्तियों के बारे में है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन यहाँ एक टिक टिक करती हुई घड़ी भी है। अगर कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद में अपनी सीट पक्की करनी ही होगी, वरना कुर्सी गंवानी पड़ेगी। अब ये सारे फैसले ऑफिशियल कैसे बनते हैं? तो अनुच्छेद 77 के हिसाब से भारत सरकार के सभी कार्य और फैसले आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति के नाम से ही मुहरबंद किए जाते हैं। काम सरकार का, लेकिन नाम राष्ट्रपति का। पर राष्ट्रपति को इन फैसलों की भनक कैसे लगती है? यहीं पर अनुच्छेद 78 एक सूचना पुल का काम करता है। प्रधानमंत्री की ये ड्यूटी है कि वो राष्ट्रपति को कैबिनेट के हर बड़े फैसले की पूरी जानकारी दें। देश के मुखिया को कभी भी अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। अनुच्छेद 88 मंत्रियों को एक बहुत ही खास अधिकार देता है। मंत्री संसद के किसी भी सदन में बोल सकते हैं, बहसों में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन जब बात वोट डालने की आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी सदन में वोट कर सकते हैं जहां से वो चुने गए हैं। है ना दिलचस्प? भाग 3, साथ तैरना या डूबना। अब देखते हैं कि ये सब जवाबदेही के एक बड़े तंत्र में कैसे काम करता है। संसदीय लोकतंत्र का सबसे कड़ा नियम है सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका सीधा सा मतलब है एक साथ तैरना या एक साथ डूबना। मंत्रिपरिषद एक टीम है। अगर कोई मंत्री बंद कमरे में किसी फैसले से असहमत भी है तो भी बाहर उसे टीम का बचाव करना ही होगा। और अगर लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो पूरी की पूरी टीम को एक साथ इस्तीफा देना पड़ता है। इसके ठीक उलट है व्यक्तिगत जवाबदेही। यहाँ प्रधानमंत्री के पास एक बहुत ही सॉलिड पावर है। अगर कोई मंत्री परफॉर्म नहीं कर रहा है तो प्रधानमंत्री किसी भी वक्त उनका इस्तीफा मांग सकते हैं या राष्ट्रपति को उन्हें तुरंत बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं। भाग 4, लोकतंत्र में भूमिका। कागजी नियमों से बाहर निकलकर असल दुनिया में इनकी अहमियत देखते हैं। इस परिषद के कंधों पर असल में पूरे देश को चलाने का भार है। नई नीतियां बनाना, देश का खजाना सही जगह लगाना, संसद में विपक्ष के तीखे सवालों का सामना करना और हर दिन ये साबित करना कि उन्हें देश के प्रतिनिधियों का विश्वास हासिल है। ये कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है। भाग 5, मंत्रिपरिषद बना मंत्रिमंडल। अब इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर आते हैं। इन दो शब्दों के बीच का वो अंतर जिन्हें अक्सर एक ही मान लिया जाता है। इसे कुछ ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, मंत्रिपरिषद पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव टीम है, बिल्कुल एक विशाल इंजन की तरह जिसमें सभी स्तर के मंत्री शामिल हैं। लेकिन कैबिनेट या मंत्रिमंडल वो छोटा,
बेहद विशिष्ट और ताकतवर हिस्सा है जो असल में इस पूरे जहाज को दिशा देता है, ठीक एक स्टीयरिंग व्हील की तरह। अगर हम इनकी तुलना करें तो लगभग 70 मंत्रियों वाली परिषद के मुकाबले कैबिनेट में सिर्फ 25 से 30 टॉप मंत्री होते हैं। इस छोटे आकार की वजह से ही कैबिनेट तेज और ठोस फैसले ले पाती है। एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक फैक्ट ये है कि कैबिनेट शब्द मूल संविधान में था ही नहीं, इसे बहुत बाद में 44वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। तो इन सभी फैक्ट्स को खंगालने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या सत्ता का इस तरह एक छोटी सी कैबिनेट के हाथों में सिमट जाना देश को कुशल और तेज बनाता है, या फिर ये हमारे लोकतंत्र के व्यापक प्रतिनिधित्व को कहीं ना कहीं कमजोर करता है? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनेटर यहीं समाप्त होता है। सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।